आज बात करते हैं भारत की आरएडब्ल्यू और पाकिस्तान की आईएसआई की। ये सिर्फ दो जासूसी एजेंसियों के बीच की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा सीक्रेट वॉर है, एक ऐसी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी है जो दशकों से खेली जा रही है। और इस खेल में हर एक चाल इतिहास का रुख बदल सकती है। अब देखिए, ये लड़ाई शुरू से ही बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी। जरा सोचिए, एक तरफ थी आईएसआई। साल 1948 में एक ब्रिटिश मेजर जनरल ने इसे खड़ा किया। इसके पास 8,000 ब्रिटिश ट्रेंड अफसर थे और दुनिया की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों का पूरा सपोर्ट। और दूसरी तरफ थी हमारी रॉ, जो 20 साल बाद बनी, और उसके पास क्या था? सिर्फ 250 ऑफिसर्स और एक बहुत ही छोटा सा बजट। कोई मुकाबला ही नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर परछाइयों में लड़ी जा रही इस जंग में इस अंडरडॉग ने पासा पलटा तो पलटा कैसे? कैसे एक इतने बड़े और पुराने दुश्मन को न सिर्फ टक्कर दी बल्कि कई बार धूल भी चटा दी? रॉ के बनने से भी काफी पहले आईएसआई अपना खेल शुरू कर चुकी थी। उसने भारत को अंदर से तोड़ने के लिए, अस्थिर करने के लिए एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति बना ली थी। और उन्होंने हमला किसी एक जगह से नहीं किया, बल्कि एक साथ कई कई मोर्चों पर हमला बोला। ये लाइन शायद आपने सुनी होगी, ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स, यानी भारत को 1000 घाव देकर लहूलुहान कर दो। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये आईएसआई की पूरी स्ट्रैटेजी थी। सीधा जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, बस भारत को अंदर से छोटे छोटे जख्म देते रहो, कहीं विद्रोह भड़का दो, कहीं आतंकवाद फैला दो, और उसे धीरे धीरे लगातार कमजोर करते जाओ। और ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि रॉ के आने से पहले ही आईएसआई ने भारत में क्या क्या नहीं किया। अंदाजा लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में नागा और मीजो विद्रोहियों को हथियार सप्लाई किए, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन का बीज बो दिया, सेंट्रल इंडिया में नक्सलवाद की आग को और भड़काया, और तो और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन को खड़ा करने में भी इन्हीं का हाथ था। पूरे देश में जैसे आग लगा रखी थी। और फिर इन सब के बीच 1968 में जन्म होता है आरएनडब्ल्यू का। और आते ही सिर्फ 3 साल के अंदर इस नई नवेली एजेंसी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, साल था 1971 और आरएडब्ल्यू के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उन्हें ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की आज़ादी में मदद करनी थी। इसके लिए सबसे ज़रूरी था कि भारत अपनी एयर स्पेस पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए बंद कर दे। लेकिन अगर ऐसा करते तो ये तो सीधा सीधा जंग का ऐलान हो जाता। तो उन्हें कुछ ऐसा करना था कि दुनिया की नज़र में हमलावर पाकिस्तान दिखे, भारत नहीं। और यहीं पर आरएनडब्ल्यू ने अपना दिमाग चलाया। देखिए हुआ क्या। आईएसआई ने एक भारतीय प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाया। आरएनडब्ल्यू को इसकी भनक लग गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी हाईजैकर को अपना डबल एजेंट बना लिया। अब प्लान के मुताबिक प्लेन हाईजैक होकर लाहौर पहुंचा। वहां उस हाईजैकर की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक से भी हुई, और फिर उसी प्लेन को पाकिस्तानी जमीन पर जला दिया गया। बस आरएनडब्ल्यू का काम हो गया। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान विलन बन गया और भारत को अपनी एयर स्पेस बंद करने का एक जायज़ कारण मिल गया। क्या कमाल का काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद आरएनडब्ल्यू ने एक 3 pronged मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने 3 फोर्सेस तैयार की, मुक्ति बाहिनी, मुजीब बाहिनी और कादिर बाहिनी। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा सिर्फ 14 दिनों में एक नया देश बांग्लादेश बन गया। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर देखा, जब करीब करीब 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। अब जाहिर है, इस हार से, इस जिल्लत से आईएसआई पूरी तरह तिल मिला गई। और वो अकेली नहीं थी, अमेरिका की सीआईए भी उतनी ही शर्मिंदा थी। तो अब इन दोनों ने हाथ मिला लिया और इनका एक ही मकसद था, भारत को चारों तरफ से घेरना, एक ऐसा आग का घेरा बनाना जिससे भारत कभी बाहर न निकल सकी। और ये घेराबंदी शुरू हुई। एक एक करके भारत के पड़ोसियों को या तो दुश्मन बनाया गया या अस्थिर कर दिया गया। 1975 में बांग्लादेश में जो भारत समर्थक नेता थे, उनकी हत्या करवा दी गई। 1979 आते आते अफगानिस्तान में सीआईए का ऑपरेशन साइक्लोन शुरू हो गया। 80 के दशक में श्रीलंका में एलटीटीई को सपोर्ट किया गया और नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में भी विद्रोही गुटों को पैसा और हथियार दिए गए। ये तो हुई बाहर की बात। भारत के अंदर आईएसआई ने लॉन्च किया ऑपरेशन K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान।
एक साथ दो जगहों पर आग लगा दी। इसी ऑपरेशन का नतीजा था भिंडरावाले का उदय और वही दर्दनाक दौर जब कश्मीरी पंडितों को अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। एक ऐसा जख्म जो आज भी ताज़ा है। लेकिन आरएनडब्ल्यू चुप बैठने वालों में से नहीं थी। आईएसआई ने भारत के चारों ओर आग का घेरा बनाया था, तो आरएनडब्ल्यू ने इसका जवाब देने की ठानी। उन्होंने एक ऐसी जवाबी कार्रवाई शुरू की जिसने इस आग के घेरे को तोड़कर दोस्ती के हार में बदल दिया। और इस बार आरएनडब्ल्यू ने सिर्फ प्यादों को नहीं मारा, नहीं, सूत्रों की माने तो इस बार निशाना सीधा राजा पर था। कहा जाता है कि आरएनडब्ल्यू ने इजराइल की मोसाद के साथ मिलकर 1988 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश की साजिश रची। वही ज़ियाउल हक जो ऑपरेशन K2 और भारत के खिलाफ चल रहे सारे ऑपरेशंस का मास्टरमाइंड था। ये एक तरह का जैसे को तैसा वाला खेल बन गया था। आप देखिए, आईएसआई ने बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार खड़ी की, तो रॉ ने तख्ता पलट करवाकर वहां भारत समर्थक सरकार बैठा दी। आईएसआई ने मालदीव में सरकार गिराने की कोशिश की, तो रॉ ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर उसे बचा लिया। मतलब आईएसआई की हर चाल का रॉ के पास एक तोड़ था, एक जवाबी हमला तैयार था। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, वो मास्टर स्ट्रोक जिसने रॉ को शायद उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत दिलाई। इस बार दुश्मन कोई देश नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर गठबंधन था, आईएसआई और सीआईए का गठबंधन, और रॉ ने इसी गठबंधन को तोड़कर रख दिया। अब सीन बदलता है। 9/11 का हमला हो चुका है, पूरी दुनिया हिल चुकी है, और अमेरिका की सीआईए का बस एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पर उसामा बिन लादेन को ढूंढना। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन बिन लादेन जैसे हवा में ही गायब हो गया था। और तभी आरएनएडब्ल्यू के हाथ एक ऐसी खुफिया जानकारी लगती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। उन्हें एक टिप मिलती है कि अलकायदा का एक खास आदमी ओसामा बिन लादेन से मिलने जा रहा है। और कहाँ? पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में, एक खास कंपाउंड के अंदर, जो पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था। अब आरएनए चाहती तो खुद भी कुछ कर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उन्होंने ये इंटेलिजेंस, ये खुफिया जानकारी चुपके से सीआईए को पास कर दी। वो जानते थे कि जब ये सच सामने आएगा तो क्या तूफान मचेगा। और बस यही वो पल था जिसने आईएसआई और सीआईए की दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अमेरिका को ये समझ आ गया कि जिस सहयोगी पर वो अरबों डॉलर की मदद दे रहा था, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन को अपनी गोद में छुपाए बैठा था। ये एक मशहूर कहावत है ना कि आप अपने ही आंगन में सांप नहीं पाल सकते ये सोचकर कि वो सिर्फ पड़ोसियों को डसेगा। ठीक वैसा ही हुआ। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये $8 बिलियन का धोखा था। जी हाँ, $8 बिलियन। ये वो रकम थी जो अंदाजन सीआईए ने आईएसआई को दी थी, और अब पता चला कि उसी पैसे का इस्तेमाल अमेरिका के ही खिलाफ हो रहा था। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि परछाइयों में लड़ी जाने वाली इस सीक्रेट वॉर का क्या कोई अंत है? क्या इसमें कोई असल में जीत सकता है, या फिर ये बस एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है हमलों का और जवाबी हमलों का? इस खेल में जीत आखिर दिखती कैसी है?